अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत से एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, बजट तैयारी में मुशावरत ना करने का शिकवा था। लेकिन ये क्या हुआ कि कौमी असम्बली में बजट में किसी बड़ी तब्दीली या रिलीफ के बगैर ही पीपल्स पार्टी मान गई और वोट देकर बजट को मंजूर कर लिया। बल्कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने भी फ़ाइनेंशियल बिल पर दस्तखत कर दिए। जिस बजट की मंजूरी दी गई है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही आसिफा भुट्टो जरदारी भी कौमी असम्बली में सवाल उठा चुकी हैं। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा देखिए। I ask you, Mr. Speaker, do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. सवाल ये है कि अगर बजट अवामी मंशा के मुताबिक नहीं था, पाकिस्तान के अवाम के लिए या उनके मुताबिक ये बजट नहीं था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मंजूरी में साथ क्यों दिया? लंबी लंबी तकरीरों और एतराज़ात का क्या फ़ायदा जब आप आवाम के साथ खड़े नहीं हो सकते। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने तो पीपल्स पार्टी की पहले बजट पर तनकीद और फिर बग़ैर रद्दोबदल इसकी मंजूरी देने को सौदेबाजी का नाम दिया है। जिसे शब्बर जैदी सौदेबाजी कह रहे हैं, इसे पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने को नेशनल इंटरेस्ट का नाम दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि अवामी इंटरेस्ट का ख्याल किसने रखना है, क्योंकि बजट में टैक्स देने वालों पर तो मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला गया है। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है और अब सालाना 12 लाख रुपए कमाने वालों पर 2.5% की बजाय 5% टैक्स है। 12 से 22 लाख रुपए आमदनी वाले तनख्वाहदार तबके पर अब 12 की बजाय 15% टैक्स लगेगा और 15,000 फिक्स टैक्स भी देना पड़ेगा। सालाना 1 करोड़ आमदन वाले अफराद को 45% नॉर्मल टैक्स के साथ अब 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपए करने की मुखालिफत की थी, लेकिन फिर ये तहरीक भी वापस ले ली। ये एतराज़ भी उठ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो आवाम को रिलीफ दिलाने निकली थी, लेकिन ये क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ख़ुद को ही रिलीफ जो है ना उन्होंने दिलवा दिया है और कायमा कमेटियों की सरबराही लेकर वो बैठ गए हैं। आवाम की ज़िद की बात करते करते वो तो अपनी ज़िद्दें पूरी करवा बैठे हैं। आवाम को तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरकान पार्लियामेंट की मराद ज़रूर बढ़वा ली हैं। अब अरकान असम्बली को सफरी अलाउंस 10 रुपये फ़ी किलोमीटर की बजाय 25 रुपये फ़ी किलोमीटर मिलेगा। अब अरकान असम्बली के फ़ज़ाई टिकट्स इस्तेमाल ना होने पर मनसूख नहीं होंगे, बल्कि अगले साल भी चलेंगे। सवाल ये है कि अवाम का ख्याल किसने करना है? क्या लोग MNAs इसलिए मुंतखब करते हैं कि ऐवान में जाएं और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें? क्या वो इसलिए वोट डालते हैं कि अवाम की बजाय अशराफिया के लिए बजट बनाएं? वफाकी बजट में प्रॉपर्टी और घरों में भी टैक्सेस में इजाफा किया गया है और अब 2000 गज़ के घरों पर 10 लाख, जबकि 2000 गज़ के बड़े घरों पर 15 लाख रुपए टैक्स लगेगा। और ये टैक्स जो है वो सरकारी जो लोग होंगे, सरकारी नुमाइंदे जो होंगे, सरकारी जो अफसर होंगे, सरकारी मुलाजमीन, उन पर उनको इस्तिस्ना है, उन्होंने इस पर टैक्स नहीं देना है। टैक्स देना है जो निजी मुलाजमत करता है, जो प्राइवेट जॉब करता है, वो ये देगा। जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस टैक्स से उनको इस्तिस्ना दिया गया है। वफाकी बजट में इस बार पिछले साल की निस्बत 4,000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं। सवाल ये है कि टैक्स पर टैक्स लगाने के आखिर नताइज निकलेंगे क्या? वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी बजट पर आवाम के साथ खड़े होने की बात तो कर रही थी, लेकिन नज़र नहीं आई कि वो खड़े किसके साथ हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक तरफ नया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की बातें हैं, मुखालफत भी इसकी हो रही है। सवाल ये है कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर ऑपरेशन शुरू करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की भी बात की है और वहाँ से धमकी आई कि किसी भी सरहद पार हमले की सूरत में नताइज का ज़िम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान के ये स्ट्रैटेजी इस हवाले से क्या होगी कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर हमले करने की बात कर रहे हैं, दहशत गर्दों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, इस हवाले से उनका जो रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी? हुकूमत की सबसे बड़ी तहादी जमात पीपल्स पार्टी इस मामले पर क्या सोच रही है, इसी पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि 12 जून को जब बजट पेश हुआ
तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस पर एतराज़ात भी उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने ज़ाहिर सामने रखे। आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने कहा कौमी असम्बली में खड़े होकर ये अवाम की मंशा के मुताबिक बजट नहीं है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की कि अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आई कि जब 12 जून का बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन के बाद से एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, और परसों जब बजट मंजूर हुआ सब कुछ वही था। तो क्या तब्दीली लेकर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अरकान पार्लियामेंट की मरात में भी इजाफा हो गया, आम बंदे पर टैक्सेस भी लग गए। ये तो अशराफिया का बजट लगता है मंजूर हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल साथ दिया है। पहली बात तो शादिया ये है कि पीपल्स पार्टी पे एतराज करना वैसे ही आसान काम है और ये शुगल है, तो बिल्कुल उनका हक है। सारे मीडिया को जब और कुछ नहीं मिलता तो पीपल्स पार्टी तो है ही ना। सवाल ये है कि हमने जब एतराज किया था तो क्या किया था? जिस दिन हमने बजट की स्पीच की मुखालफत की थी या अंदर जाके शामिल सारे नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? क्या बजट की डिटेल्स के हवाले से या हमारे जो एग्रीमेंट था कोalition गवर्नमेंट का उसको ऑनर ना करने पे? आंसर इज ऑनर ना करने पे। बड़ा सिंपल सवाल है, उसकी बहुत वजाहत हमने की। रही बात, हम एक इत्तेहादी हैं, हम बाकी मुस्लिम लीग के अपने लोगों ने भी इस पे सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए हैं और अपनी तजावीज़ भी दी हैं। सबको तजावीज़ देने का हक है, पीपल्स पार्टी ने भी दी। जितनी मुमकिन थी तजावीज़ एक्सेप्ट कर ली गई। हमेशा लोगों की ख्वाहिशें और ख्वाब होते हैं। जो आप इस वक्त प्रोग्राम कर रही हैं, आप किसी भी लेवल पे जाके अपनी ख्वाहिशों का इज़हार कर सकती हैं। मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, मैं भी अपने ख्वाब के ही किसी लेवल पे ले जा सकता हूँ, लेकिन हुकूमत के पास कितनी स्पेस है, क्या हालात हैं, ये भी क्या देखने चाहिए या सिर्फ एतराज? बिल्कुल देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए। हालात फिर बराबरी के देखने चाहिए ना। अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा होता जाए, जो प्राइवेट मुलाजिम है उस पर टैक्स लगाएं, लेकिन तनख्वाहें बढ़े 25% सरकारी मुलाजमीन की, आम बंदे के टैक्सेस का पैसा जाए सरकारी मुलाजमीन की जेबों में। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल IMF कहते हैं कि आप टैक्सेस लगाएं, आप जरूर लगाएं टैक्सेस, लेकिन बैलेंस करें ना सर। क्या दुनिया में सरकारी मुलाजमीन ही अपनी तनख्वाहों का टैक्स देते हैं या वहाँ भी आम आदमी से टैक्स लिया जाता है? सर वहाँ भी कारोबारी बिल्कुल होता लिया जाता है। बिल्कुल होता है। अब मुझे जरा थोड़ा सा बोलने दीजिए ना, आपने काफी लंबा सवाल किया। जी, सवाल ये है कि आम आदमी पे कहाँ टैक्स लगा? 6 लाख की आमदन टैक्स से मुस्तस्ना है, और उससे ऊपर 6 लाख से जायद जो है, यानी 1 लाख से 2 लाख, 50,000 से 1 लाख रुपए तक के टैक्स वालों को सिर्फ 1,000 रुपये महीना में टैक्स में इजाफा हुआ है, 1% से शायद करीब। और मेरी गुजारिश ये है कि तनख्वाह बढ़ी है 25%, तो तनख्वाहदार तबके को क्या हुआ कि 25% तनख्वाह बढ़ा के आपने 1%, 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 4 या 5% है, वो आपने बढ़ी हुई रकम में से लिया ना। आप फर्ज कर लीजिए कि टैक्स नहीं लगा और उनकी तनख्वाह में इजाफा 20% हो गया। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, जब पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाता है। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज जो है वो 32,000 से 37,000 की है। अब आप ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, क्या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के ख्वाहिशों के मुताबिक, क्या ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों का तयन करे? क्या ये मुमकिन है? तो क्या ये मुमकिन है? कारोबार चल पाए? तो मेरा सवाल रह गया अभी। जी प्लीज। तो अर्ज ये है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में जो बजट आया है, हमने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे हैं। हमने स्टेशनरी के ऊपर, हमने बच्चों के दूध के ऊपर, हमने बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने मान ली है, कुछ नहीं मान सके। कुछ टैक्सेस उन्होंने ख़त्म किए हैं, कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये फरमाइए, कैपिटल गेन टैक्स जो प्रॉपर्टी पे लगा है, ये गरीब आदमी के ऊपर लगने वाला टैक्स है? क्या इस मुल्क के लोगों का डायरेक्ट टैक्स जो है ये गरीब आदमी पे लगता है या इनडायरेक्ट टैक्स लगता है? और तीसरी गुजारिश ये है कि जब IMF की शराइत आपके सामने मौजूद है, आपके पास चॉइस है, आप कहिए हम नहीं मानते, हाँ। आप न लीजिए IMF से इमदाद। आप IMF नहीं देगा, बाकी दुनिया भी ना दे। मसला ये है कि IMF जिस तरीके का बजट बनाए, IMF ये नहीं कहता
कि गरीब को और गरीब करते जाओ और अमीर को और अमीर करते जाओ। IMF ये नहीं कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को दबाते चले जाओ तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करते जाओ। प्राइवेट सेक्टर को कहां दबाया, ये बता दीजिए इस सवाल को, कहां दबाया मेरी स्पेसिफिकली? IMF कहता है, IMF को ये जरा ये बजट सुन लेना, कहां दबाया? प्राइवेट सेक्टर टैक्स नहीं लगाया, बारी बारी करें ना टैक्स। तो आप लोग टैक्सेस कहां से ले रहे हैं? टैक्सेस कहां से ले रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को टैक्स लगा तो प्राइवेट सेक्टर टैक्स देता है ना, उनके ऊपर और टैक्स लगना मजबूरी थी या उसकी स्पेस थी तो हमने दी। अगर हमने टैक्स की आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स मशीनरी को ठीक किया है, टैक्स रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, तो क्या जुर्म है क्या? यानी प्राइवेट सेक्टर भी टैक्स नहीं देगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही देगा, तनख्वाहदार तबका ही देगा। IMF को ये बताए ना कि 32,000 में गुजारा नहीं होता है एक आम आदमी का। IMF कहता है, मेरा ख्याल है आइंदा ऐसा करते हैं, मैं तजवीज देता हूँ वजीर आजम साहब को कि आइंदा से जब IMF वाले आए तो गवर्नमेंट का एक वफद तो मिलता ही है, एक हमारे साथियों का, कुछ दोस्तों का साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इकोनॉमी को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, उनको भी साथ लेके उनसे मिल लें ताकि उन्हें पता हो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। करता हूं कोशिश सर, बिल्कुल कोशिश करें, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। बात ये कि आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को टारगेट करना आसान है। बात ये कि बात टारगेट करने की नहीं है। आप लोगों की बातें, जब मैं आपको बता रही हूँ, शर्मिला फारूकी साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी पिछले हफ्ते, पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाम की बात की थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कायमा कमेटियों की सरबराहियाँ भी मिल जाती हैं, जो 9 मिलनी थी वो 13 मिल जाती हैं। मतलब कि अपनी आवाम की जिद्दों पर बात करते करते लगता है कि अपनी जिद्दें सबने मनवा ली, अपनी जिद्दें पूरी करवा ली। सॉरी, ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, नामुनासिब बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो पार्लियामान के अंदर कमेटियां हैं वो तो पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातों को मिलती है। हाँ। उसमें पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट ने क्या फेवर की है? हमने कौन सी वजारत ले ली है हुकूमत से? हमने कौन सी मराहत ले ली है? तो वजारतें तो आप खुद नहीं लेते सर, वो तो देना चाहते हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, जो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया है। हमने गवर्नमेंट बनाते वक्त जो मुआहदा किया था मुस्लिम लीग के साथ, और ये याद रखिए, ये मुआहदे जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, ये कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि इत्तेहादी हुकूमतें बनाना, मजबूरी होती है। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, जब खान साहब की बनी थी MKM और काफ लीग, उन्होंने भी समझौते किए थे। जब हमारी और मुस्लिम लीग की बनी थी, हमने भी समझौते किए थे। अब भी एक एग्रीमेंट हुआ ताकि कोई गलती ना हो। जब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हमने कहा, और हमने बिल्कुल इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, मसलन हमने बड़े जोर से कहा कि किसानों से तो उनकी जो गंदम की फसल है वो उठाएं। हम सारी जमात ने कहा कि बड़ी ज्यादती है किसान के साथ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं उठाई तो क्या हम उससे गवर्नमेंट से बाहर निकल के आगे क्योस क्रिएट कर दें, अनार्की क्रिएट कर दें मुल्क के अंदर? हम अपना एक मुतालबा रख रहे हैं, जहां तक गवर्नमेंट तस्लीम कर सकती है करेगी, अगर नहीं कर सकती तो हम अपना प्रेशर डालते रहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ही है सर, ये जो बजट आया है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे बता देना, 12 तारीख को जो बजट आया ये वही बजट है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप लोगों ने मनवाई है आवाम को रिलीफ देने में? आप लोगों ने जो है ना वो अपनी बात मनवाई है, ज़रा मुझे बता दें इस पूरे बजट में सर। जो 12 तारीख का बजट था, जो आप लोगों की रिजर्वेशन थी, जो आप लोगों के एतराज़ात थे, जो परसों बजट मंजूर हुआ, एज इट इज़ वही है सर। मैं चौथी दफ़ा कहने लगा हूँ आपके इस प्रोग्राम के अंदर, चौथी दफ़ा, कि हमने कोई नया मुतालबा मनवाने की बात नहीं की है। हमने जो डेडलॉक बना था वो हमारे साथ होने वाले एग्रीमेंट पे अमल दरामद ना था। जब गवर्नमेंट बनी उस वक्त, यानी जब गवर्नमेंट कायम हुई उस वक्त हमारा एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे पे जब अमल दरामद नहीं हो पाया तो डेडलॉक आ गया, उसका सॉल्व कर लिया गया मीटिंग्स के अंदर। अब आगे बात आ गई, हमने कहा था PSDP के ऊपर हमारे अवाम में मुशावरत करें। अब गवर्नमेंट ने कहा जी PSDP तो बन गया, अप्रूव हो गया है, उसको ना छेड़े, आइंदा सालों में देख लेंगे। ओके, रही बात कि आम आदमी, क्या पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम आम आदमी नहीं है? क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही है आम आदमी? क्या वहाँ पे जो क्लर्क है, जो उस्ताद है, जो आम टीचर है, क्या वो आम आदमी नहीं है? उनकी तनख्वाहों में जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो भी आम आदमी है, जो 32,000 महीने का कमाता है और 30,000 बिजली का बिल आ जाता है, वो भी आम आदमी है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाना सरकारी सेक्टर का काम है। आप उन पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। जब पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ती हैं, क्या मुमकिन है? आप एक एंकर हैं,
आप पहले ये देखिए, जो आप बात कर रही हैं, अगर वो मुमकिन है और हमने मुतालबा नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का कसूर है और हमारा कसूर है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें मार्केट के मुताबिक एडजस्ट होनी है और हुकूमत मिनिमम वेज को इंश्योर कर सकती है, तो फिर ये ज्यादती है कि आप हमें ये कहें कि आप उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं। कायरा साहब, आपने कहा कि आप लोगों ने कोई नए मुतालिबात नहीं रखे, तो वो जो इत्तेहाद होते वक्त जो आप लोगों का जो एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद की आप लोगों ने बात की, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी पंजाब में स्पेस ना मिलने का आप लोगों का जो एतराज़ आ रहा था, जो शहरी रहमान साहब है भी बार बार बात करी थी। तो अब ये सारे मसाइल हल हो गए हैं, पंजाब में स्पेस ना मिलने के जो मसाइल थे, और कहा पंजाब में स्पेस मिल जी, पंजाब में स्पेस क्या मांगी थी हमने? पंजाब में स्पेस ये थी कि हमारे मुल्क का निज़ाम ये है ना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो वो करते हैं, मुस्लिम लीग की हो तो वो करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो डेवलपमेंट के काम है लोगों के मुतालबे, क्योंकि लोग भी हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करते हैं। अब आपका टेक्निकल सवाल तो दुरुस्त होगा कि जी मेंबरान का काम क्या है, कौमी असम्बली का मेंबर का क्या काम है कि वो गलियां नालियां बनवाए। लेकिन यहाँ अगर वोटर आपसे गली नाली का मुतालबा करता है और आप ये ट्रेडिशन डाल चुके हैं तो आप मजबूर है। तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी है। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर अगर सिर्फ उनके लोग अपनी तजावीज़ देंगे डेवलपमेंट के हवाले से, तो हमारी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हमारी जमात ने कहा जी हम आपके साथ गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट कमेटियों में हमारे मेंबरान भी ले लें और वहाँ जो तजावीज़ आएगी वो सारी तजावीज़ को लेके हमारे अगर कोई तजावीज़ अच्छी आती है उनको भी अकोमोडेट करें। इसमें कौन सा जुर्म है? सही। आखिरी सवाल, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अभी मुत्तफ़िका जो एक यकजहती नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है, इस बारे में क्लैरिटी भी नहीं है, कन्फ्यूजन भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अगर तो आप वज़ीर आज़म साहब की और वज़ीर आज़म हाउस की डिक्लेरेशन को और उनकी वजाहत को तस्लीम नहीं करते तो बिल्कुल कन्फ्यूजन रहना चाहिए। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि जिस दिन ये मीटिंग हुई है उसके फ़ौरन बाद चाहिए ये था, बेहतर होता कि अगर उस दिन उसकी ब्रीफिंग की जाती, सारे मीडिया को बुलाया जाता, आपको भी बुलाया जाता और उसमें मीडिया को बताया जाता कि इस वक्त ऑपरेशन से एक तो ऑपरेशन की टेक्निक क्या है, ये वो ऑपरेशन नहीं है कि जो खुला एक इलाके के अंदर हम करेंगे और उस इलाके से वहाँ की आवाम निकल जाएगी और बड़ी तकालीफ होंगी, बल्कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो पिछले काफ़ी अरसा जारी रहा और बड़ा सक्सेसफुली जारी रहा, जिसने आम जिंदगियों को मुतासर नहीं किया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन होकर लोगों को पकड़ा गया, कैफरे किरदार तक पहुँचे, लेकिन किसी सियासी जमात का बशमूल मेरी जमात के किसी का ये क्लेम नहीं है कि वो ऑपरेशन हमारे खिलाफ हुआ या हमारे लोगों को पॉलिटिकली टारगेट किया गया। ना पीटीआई कह सकती है, पीटीआई के दौर में जारी रहा, उसके दौर में भी जारी था, ना हम कह सकते हैं, बल्कि वो टारगेटेड ऑपरेशन था। अब भी वैसा ही ऑपरेशन होना है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए था, मेरी तजवीज़ ये थी, मैं उस वक्त भी गुजारिश की थी और उसी वजह से ये कन्फ्यूजन फैली है और पीटीआई को ये मौका मिला है कि वो तालिबान की हमायत में, जो उनका तो ऑलरेडी एजेंडा का आइटम है, तो वो लोगों को इस प्रोपेगेंडा का शिकार करें कि जी ये तो एक खुला ऑपरेशन होने लगा है या तो बड़ी ज्यादती है, तो ये सवाल ही नहीं उठने थे। लेकिन ये गलती होगी। उसके बाद पीएम हाउस से और वज़ीर आज़म साहब से इसकी वजाहत आ गई। उसके अलावा अगर किसी के पास कोई खबर है तो उस पर बात करने का हक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुकदमात लड़ती लड़ती आपस में क्यों लड़ पड़ी है? मुश्किल वक्त में साथ खड़ी होने वाली मौजूदा बी टीम की कारकर्दगी पर एतराज़ात के बाद ए टीम की सियासत में वापसी जो है, इस पर बड़ी वो एक इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही है बी टीम को और एतराज़ात भी नज़र आ रहे हैं। एतराज़ात हैं क्या, इस पर बात कर लेते हैं। क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि मौजूदा रहनुमा जो हैं वो इमरान खान को अभी तक बाहर नहीं निकलवा सके? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि इमरान खान को जेल में जाकर मिलने वाले रहनुमाओं ने ठीक बात नहीं पहुंचाते? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि इमरान खान को जानबूझकर अंदर रखा जा रहा है ताकि ख़ुद को लाइमलाइट में रख सकें? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करने के काबिल कोई भी नहीं? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि PTI में प्लांटेड रहनुमाओं ने पार्टी के मुखलिस साथियों को साइडलाइन कर दिया है? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ वकला के हाथों हाईजैक हो चुकी है लेकिन फिर भी कानूनी मुश्किलें कम हो रही हैं, ना ही खान बाहर आ रहा है?
क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप तनाज़ात को हल करने की बजाय पंजाब और केपीके की क़यादत को एक दूसरे से लड़वाने में लगी हुई है? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि इमरान खान जमहूरी लोगों से बात करने की बजाय आज भी एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? या ये एतराज़ दुरुस्त है कि कल तक अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने एब्सोल्युटली येस कह दिया है? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि साइफर को मदाखलत समझकर सियासत करने वाले आज अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को मदाखलत क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है कि पीटीआई एक के बाद एक गलत सियासी फैसला करके अपने लिए मुश्किलात बढ़ाती जा रही है? पिछले चंद दिनों से फवाद चौधरी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और मौजूदा लीडरशिप पर एतराज़ भी उठा रहे हैं। आज फिर उन्होंने कहा है कि मौजूदा क़यादत के होते हुए इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। 1% चांस नहीं है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को बाहर ला सके। ये नहीं ला सकेंगे। ना इनकी कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली है, ना इनका कोई जो है वो इनके पास कैपेसिटी है। वो सेक्रेटरी साहब जो है वो मैंने पहली बार सुना कि वो पार्टी से तनख्वाह ले रहे हैं, 7.5 लाख रुपया महीना सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तनख्वाह ले रहे हैं पार्टी से। इन लोगों ने अपनी अपनी इकोनॉमीज क्रिएट की हुई हैं। पीटीआई पर उठने वाले ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त हैं? आगे बढ़ने के लिए इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं बात करूंगी तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब आपका। अज़हर सिद्दीक साहब, हम देख रहे हैं कि ये इनसिक्योरिटी जो है मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है वो उसमें बढ़ती जा रही है। जब से फवाद चौधरी साहब मीडिया पर एक्टिव नज़र आए हैं, अली जैदी साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं और रहनुमा, तो मौजूदा लीडरशिप को क्यों लग रहा है कि दोबारा आएंगे और इनकी जगह चली जाएगी, और जो पुराने जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि मौजूदा मसाइल की जो जिम्मेदार है वो है ही मौजूदा लीडरशिप? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताता चलूँ, अगर ये लीडरशिप के मसाइल सही मसले हल होने होते तो इमरान खान साहब तो बहुत पहले के बाहर आ जाते। बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में फसाइयत है, कानून आपके सामने है, लाकानूनियत आपके सामने है, और इसमें मैं नहीं समझता कि इस तरह के इल्ज़ामात इस स्टेज के ऊपर कोई हल है। इस यानी ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी पोजीशन के ऊपर ये मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं हालात और वाक़यात को। स्ट्रेटजीज़ में यकीनन कोई कमियाँ आ सकती हैं, कोई कोताहियाँ हो सकती हैं, आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू है, लेकिन ये बात बड़ी सिंपल सी है कि इस चीज़ का फ़ैसला जो करना है वो तो इमरान खान साहब ने करना है। इमरान खान साहब तक सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, उन्हें देखना है कौन बेहतर है। अगर उन्होंने कोई फ़ैसले किए होते आपके सामने है। शेर अफजल मरवत को देखें, इमरान खान साहब के हवाले से साइड पे आए, बाकी आपने कितने लोगों के हवाले से देखा। मैं सिर्फ एक की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ बात ये कहना चाह रहा हूँ, यानी अब हम भी तो देख रहे हैं ना, हम भी पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि वकला की स्ट्रेटजी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आपकी अदालतें अगर इंसाफ ना दे रही हूँ, अगर अदालतें इस बात को लेकर डिले करती हैं, आप सिर्फ इतना देख लें कि एक FIR के ऊपर दूसरी FIR वाला मामला हम पिछले 2-2.5 साल से उठा रहे हैं। आज आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेकिन ये भी एतराज़ है ना कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ एहतजाज किया करती थी, बाहर निकला करती थी, रैलीज निकलती थी, धरने होते थे, उस तरीके से अब वो जिद्दोजहद नज़र नहीं आ रही है। ये कैपेसिटी नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं। अभी आपने बात की कि जो इमरान खान कहते हैं होता वही है। आप देखें ना, उमर अयूब का इस्तीफ़ा इमरान खान एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करती है नहीं यही रहेंगे, हम इमरान खान से बात कर लेंगे। तो अगर इमरान खान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया तो फिर इसको रिव्यू करने की क्या ज़रूरत थी पार्टी को? देखिए, अब चूँकि मैं इस बारे में मुझे बारीकियों का तो पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। मैं लास्ट थर्सडे ज़रूर अडियाला जेल में गया था, लेकिन एक बात मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ, एक बात बड़ी वजाहत के साथ है। अगर एहतजाज करना था, किसी भी लीडरशिप को एहतजाज तो रोका नहीं था ना। यानी कोई भी लीडरशिप थी जिसका मैं अभी किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता कि यहाँ अगर किसी ने एहतजाज करना था उसको रोका नहीं है। वजह क्या थी? देखें, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें, डिटेंशन ऑर्डर थे, इतने डिटेंशन ऑर्डर है 9 मई के बाद। अभी आप देख लें, सर्वेलेंस के लिए 40 लाख लोगों का डाटा था। यानी डर और खौफ पाकिस्तानी तारीख में इतना नहीं रखा कि जितना अब डाला है। 4,770 डिटेंशन ऑर्डर थे, 3,511 छोड़े हैं हाई कोर्ट में डाटा जो पेश किया है, 144 का नफाज हमने देखा। ये सारा कुछ होता रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि किसी को रोका तो नहीं था एहतजाज के हवाले से। अगर कोई इनफरादी शख्सियत अपने तौर पर एहतजाज करना चाहता था वो बाहर आ सकता था, वो आगे कर सकता था, उसने बिल्कुल नहीं रोका किसी भी लीडरशिप को लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन
लेकिन सब हम देखते रहे हैं कि जैसे ही जलसे का ऐलान होता है, हाई कोर्टों में जाते अपना इजाज़त नहीं मिलती थी, और वो जलसे जुलूस जो छोड़े हैं वो ज़्यादातर क्या होते थे, वो हॉलों में होते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोऑर्डिनेशन लैक ऑफ रहा, यानी कोई चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। एहतजाज जिस तरीके से होना था, बिल्कुल होना चाहिए था, वो नहीं हो सका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा सादा सा है कि आपके पास क्या लेवल प्लेइंग है, फील्ड ऐसी थी, क्या आपके पास हालात और वाकयात थे? आप खुद अंदाजा लगा लेना कि लीडरशिप को तो इतने जुल्म और ज्यादतियां की गई, सारी कहां बाहर नजर आई आपको? जिन किसी का भी नाम ले, ज्यादातर तो वो देखिए छुपे रहे हैं, कई हालात और वाकयात। पहले वाली लीडरशिप जो है वो ये कहते हैं कि ओहदों की खातिर जो है अपने इनके जो मजे लगे हुए हैं वो खत्म ना हो जाएं और इमरान खान की रिहाई के लिए इसीलिए ये लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हमारे जो है ना वो ओहदे चलते रहें, हम सड़कों पर नहीं आएंगे। ये बड़ी तनकीद कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। देखिए मैं चूँकि फवाद चौधरी दोस्त है, भाई है, मैं उनके हवाले से तो नहीं, मैं तो सिर्फ जो चीज़ें मैं समझता हूँ आपके सामने। देखिए अब स्टेज क्या है, इमरान खान के खिलाफ जितने जाली और झूठे केसेस हुए, 3 में सस्पेंशन हो चुकी हुई है और 190 मिलियन में जमानत हो चुकी है। अब इद्दत वाला केस कोई वोकला की वजह से तो डिले नहीं हुआ। आप सब ने देखा क्या हुआ, एक जज ने ट्रांसफर कर दिया केस स्टेज के ऊपर, दोबारा फिर अपनी जगह पर ले जाए जा रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी यानी अब इमरान खान के खिलाफ केसेस कितने के हैं? सवाल बड़ा वाज़ेह से है, क्या इमरान खान के खिलाफ कोई केसेस बहुत बड़े, या 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की जमानतें हैं? मैं तो आपके सामने वो रखा 190 मिलियन में बेल कैंसिलेशन के लिए ये देखे नाउमीदी नहीं आनी चाहिए स्टेज के ऊपर। मैं देख रहा हूं कि इमरान खान साहब का वो बयान सबको ज़हन में रखना चाहिए, जिसमें वो कह चुके हैं कि जितनी कोशिश हो सकी वो उतना रखेंगे इमरान खान को जेल के अंदर। देखिए हमें पता है इस बात का, हमें अंदाजा भी है। 190 मिलियन पाउंड का जो हैदराबाद साजिश की तर्ज के ऊपर रावलपिंडी साजिश का केस था, एविडेंस कोई नहीं थी, काबीना ने मंजूरी दी, वो काबीना की मंजूरी बाकायदा चैलेंज होगी, सरदार लतीफ खोसा साहब वो देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कुछ नहीं चल रहा, फिर FIA के जरिए एविडेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश की। देखिए मैं वो मारूजी हालात नहीं बता रहा, मैं आपके साथ केस टू केस पर डिस्कस कर सकता हूं कि यानी इस तरह की बातों को मैंने बड़ी जदोजहद की है, जो बाहर थे अंदर थे, हर एक की जदोजहद अपनी है। ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट करने का वक्त नहीं है। अब क्या है, अब अगर रीऑर्गेनाइज होना है, जो भी फैसला कर, चाहे अली जैदी साहब हों, वो कहते हैं कि इमरान खान से पूछकर, इमरान खान को पता था, उन्होंने ही कहा था, अली जैदी साहब भी कल ये कह रहे थे मेरे ही शो में कि इमरान खान ने कहा था तुम किन मुसीबतों में फंसे हुए हो, जो भी कहते हैं लिख के दो और छोड़ो और घर बैठो। जब इमरान खान को एतमाद में लेकर सियासत छोड़ी, तो ये जो मौजूदा लोग हैं ये क्यों बात करते हैं, भगौड़े हैं, मुश्किल वक्त में छोड़ गए, साथ छोड़ गए, तो फिर क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे रहे हैं ये लोग? अच्छा देखिए मैं तो खुद इस बात का कायल हूँ कि कंट्रोवर्सीज जन्म नहीं देनी चाहिए, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सारा कुछ ज़्यादतियाँ सबके साथ हुई हैं, अभी आपके सामने मौजूद है। मैं ये कहूँ कि ज़्यादतियाँ किसी के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़ भी गए हैं, जो अब वाले भी हैं, बहुत ज़्यादती हुई हैं, बहुत ज़्यादती हुई हैं, लेकिन इसमें हिम्मत और हौसला करके वो आगे जाना, यानी ये टाइम है। मैं जो बात एक बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये टाइम नहीं है, आज़ादी सहाफ़त नहीं है, यहाँ फसाइयत हो रही है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन रिगिंग हुई, उन्होंने तो कहा कि आप बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें इसमें। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर अब बहुत गंदे हो चुके हैं। वजह क्या है? आपको इतना डर और खौफ था, पार्लियामेंट में बैठ के, आपकी पार्लियामेंट में काउंटर में हुकूमती नुमाइंदों ने करारदाद रिजेक्ट की ना, या पंजाब में या तो सारी सियासी जमातों ने अमेरिकन कांग्रेस की या पार्लियामेंट की करारदाद रिजेक्ट की, तो वो अपनी जगह है। हम यहाँ बैठे करारदाद, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़हर सिद्दीक साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस हफ्ते एक अफ्रीकी मुल्क कीनिया खबरों में रहा, जहां IMF और हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर निकल आए, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए, तोड़फोड़ हुई, हंगामे हुए, कई मुज़ाहिरीन जानों से गए। कीनिया की आवाम का एक ही नारा था कि IMF की डिमांड पर लगाए गए टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अवाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत सिर्फ अपनी शाह खर्चियाँ जारी रखने के लिए अवाम पर इजाफी टैक्सेस का वज़न डाल रही है। सिर्फ 2 दिन के अवामी एहतजाज ने कीनिया की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
बजट में लगाए गए इजाफी जो टैक्सेस थे उसको वापस ले लिया। अगर हम पाकिस्तान और कीनिया का मवाजना करें तो कीनिया में इस वक्त महंगाई की शरह 6% है, जबकि पाकिस्तान में दुगनी है, 12% है, जो पिछले साल मई के महीने में 38% तक पहुंच गई थी। कीनिया पर भी पाकिस्तान की तरह IMF और आलमी इदारों के कर्ज़ों का बोझ है। सदर पाकिस्तान ने तकरीबन 19,000 अरब रुपए वफाकी बजट की मंजूरी दी है, जो कल से लागू हो जाएगा, जिसमें से तकरीबन आधा बजट यानी 9,775 अरब रुपए कर्ज़ों और सूद की अदायगी में जाएगा। इसी तरह कीनिया भी 61% आमदनी जो है कर्ज़ों और उसके इंटरेस्ट की अदायगी में वहाँ पर भी ऐसे ही चली जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको IMF समेत कर्ज़ों देने वाले जो ममालिक हैं उनकी शराइत पर बजट बनाना पड़ता है, उनकी बात को मानना पड़ता है। पाई पाई की मोहताज हुकूमतें वही करती हैं जो IMF कहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या IMF अब अपने मॉनिटरिंग के मैंडेट से बाहर निकलकर हुकूमतों की पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होने लगा है। जैसा कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ये एतराफ़ किया कि हालात का तकाजा यही था कि हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा है। अब हुकूमत ने IMF को राज़ी करने के लिए नया बेल आउट यानी कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए टैक्सेस से लदा बजट मंजूर किया है, जिसमें आवाम पर मज़ीद 4,000 अरब के टैक्सेस लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या IMF मान जाएगा? फिर भी मान जाएगा। बजट पर एक एतराज़ ये भी उठ रहा है कि हुकूमत ने रिफॉर्म्स पर फोकस करने के बजाय टैक्स नेट में इजाफे की बजाय पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगा दिया है या इनमें इजाफा कर दिया है। इस बात पर भी हैरत है कि बजट में सैलरी क्लास पर टैक्सेस लगाने पर हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी एतराज़ात उठाए, मगर फिर भी बजट को जूं का तूं पास करवा लिया गया। सवाल यह है कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की नाकामी को बोझ डालना IMF की शर्त है या हुकूमत के अपने जहन की इख्तरा है। सवाल यह भी है कि हुकूमत ने अगले साल के लिए 13 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ मुकर्रर किया है, जो मौजूदा साल से 40% ज़्यादा है, ये पूरा करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। जो प्राइवेट जो तबका है जॉब करने वाला, उनकी तनख्वाहों से टैक्स कटेगा और जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और हमारे पैसों के टैक्स से उनकी बढ़ी हुई तनख्वाहें जो हैं वहाँ पर ये सारा जो कोटा है वो पूरा किया जाएगा। तो ये कितनी ज़्यादती है जो प्राइवेट तबका है, जो प्राइवेट मुलाजमत का जो तबका है, ये उनके साथ सरासर ज़्यादती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बहरहाल बावजूद इसके कि MQM भी एतराज़ उठा रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतराज़ उठा रही थी, लगता ऐसे है कि अवाम की ज़िद की बात करते करते अपनी सारी ज़िद्दें उन्होंने मनवा ली हैं। उन्होंने अब कायमा कमेटियों की सरबराहियाँ भी मिल गई उनको, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के जो अलाउंसेस थे वो भी बढ़ गए, सब कुछ अपने लिए कर लिया, अवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका असेसमेंट जो है वो बहुत मुनासिब था। आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें की हैं और कीनिया के साथ जो आपने एक तरह से एग्जाम्पल कोट किया, जिसमें पाकिस्तान का भी जो इस वक्त एक्सपीरियंस है वो बहुत मिलता जुलता है। अब देखिए, बात यह है कि IMF के साथ जो रिश्तेदारी होती है पाकिस्तान की, वो इस मरतबा 24th टाइम 24 मरतबा हम IMF के पास जा चुके हैं और ये तकरीबन अर्जेंटीना के बाद एक रिकॉर्ड है। कीनिया इस लिहाज से बहुत बेहतर है हमसे। और बात यह है कि देखिए, जो हुआ है इस बजट में, जिस तरह के आपने समरी दिया है कि जो नए टैक्सेस का रुझान जो था वो तकरीबन उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि 2,200 अरब के एडिशनल रेवेन्यू हासिल की जाएगी। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। यह तकरीबन 1.7% है हमारी GDP, और इसमें आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, जिसमें आपने सेल्स टैक्स फैलाया है, आपने ऐसे आम चीज़ों पर लगाया है, आपको तो पता है दवाइयों पे लगाया, फिर दूध पे लगाया, फिर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लगाया, फिर इस तरह आपने बेशुमार चीज़ों पर लगाया है। और पेट्रोलियम लेवी जो टैक्सेशन सिस्टम के बाहर है, हालांकि वो टैक्स है, उसमें आपने 20 रुपए और इजाफा किया है लीटर। तो
इसके नतीजे में कल के बाद से आप देखिएगा जब कीमतों में इजाफा होगा, इसलिए अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं हुई थी, पहली तारीख से इफेक्टिव होता है बजट, कल से इफेक्टिव हो जाएगा और फिर हमें देखना है कि किस तरह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। आपके बिजली के निर्खों को भी बढ़ाना है, आपके गैस को बढ़ाना है, आपके पेट्रोल को बढ़ाना है, आपके सेल्स टैक्स के निज़ाम में तब्दीलियां जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो देखिए कल कितने चीज़ों में इजाफा होता है और फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि आईएमएफ को सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करके बदनाम किया जाता है कि आईएमएफ के कहने पर सारा कुछ होता है। आईएमएफ बिल्कुल ये ज़रूर कहता है कि रिफॉर्म्स करें, बिल्कुल होनी चाहिए। आईएमएफ ये ज़रूर कहता है कि टैक्सेस लगाएं, सब पे लगाएं। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप सरकारी लोगों को इस्तिस्ना दें, प्राइवेट जो मुलाजमीन हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दें, उनका टैक्स बढ़ा दें, और जो टैक्स बढ़ाएं आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाकर उधर पूरा कर दें। आईएमएफ ये भी नहीं कहता कि जो सरकारी अफसरान हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो प्रॉपर्टी सेल और फ़रोख्त है उस पर टैक्स से इस्तिस्ना दे दें। आईएमएफ को तो लगता है सिर्फ बदनाम किया हुआ है। आईएमएफ का नाम इस्तेमाल करके हम अशराफिया का बजट बनाते हैं और बदनाम आईएमएफ को करते हैं। ये देखिए आपका एक बहुत ही संगीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए कम से कम मुझे इतना याद है कि मैंने कम से कम 4 मरतबा पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस किए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। हालांकि मैं हुकूमत में नहीं था, मगर पीपल्स पार्टी ने मुझसे कहा था, मैं प्रोफेसर हूँ, कि आप नेगोशिएट करें। बात यह है कि आईएमएफ की कोशिश ये होती है आमतौर पे कि वो जिस हुकूमत से वो नेगोशिएट कर रहे हैं एक नए प्रोग्राम के लिए, उनकी पहली अहम कोशिश होती है कि टारगेट्स पे एग्रीमेंट हो, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे एग्रीमेंट हो, और ये ना हो कि आप एक एक छोटे छोटे आइटम पर आप ये कहें कि जी इस पे टैक्स जो है 10 से 18 कर दो या 5 से 10 कर दो। इस तरह की बात आमतौर पे नहीं होती। और इस लिहाज से हुआ ये है कि इस मर्तबा एफबीआर को तो काफी हद तक खुली छुट्टी मिली है, और उन्हें चूंकि टारगेट 40% इजाफे का था रेवेन्यूज में, टैक्स रेवेन्यूज में, तो उन्होंने हर चीज पर टैक्स लगा दिया है तकरीबन, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है। आईएमएफ यकीनन ओवरऑल टारगेट पे एग्रीमेंट करेगा और फिर यकीनन ये भी देखेगा कि फीजिबिलिटी क्या है उस टारगेट को हासिल करने की। तो अब देखिए होगा ये कि ये 40% इजाफा जो है ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हवाओं में है, और इसके नतीजे में आप देखिए खुदा न खास्ता कि हर तीसरे महीने कहीं ऐसा ना हो कि मिनी बजट पेश करना पड़े पाकिस्तान को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसे हालात में अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा होना चाहिए था। उनका सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए किलोमीटर करना, और जो उनकी एयर टिकट्स हैं वो 1 साल में इस्तेमाल नहीं होती, अगले साल में इस्तेमाल होंगी, उनकी भी तादाद बढ़ा दी गई है। तो बजाय इसके कि अखराजात आप कम करें, आप तो अखराजात बढ़ा रहे हैं आम आदमी पर टैक्स लगा के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुनासिब बात की है। और 22 से 25% तनख्वाहों में इजाफा और 15% पेंशन में इजाफा, इस तरह के इजाफे इस वक्त प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं दे सकता, इसलिए कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बिल्कुल डाउन जा चुकी है। तो इस तरह के इजाफों की वजह से अब आप ये देखिए कि सिर्फ तनख्वाहों की वजह से चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट में जो बोझ एक्स्ट्रा आएगा बजट पर वो तकरीबन 600 से 800 अरब, हैरत अंगेज। आपको तो अब ये है टारगेट अचीवेबल है। देखिए बात यह है कि जो डेफिसिट का टारगेट मुकर्रर किया गया है बड़ा एम्बिश कि 6% से भी कम होगा, और सरप्लस प्रोविंशियल जो है प्राइमरी वो 2% होगा। ये सब हवाओं में है। हमारा एस्टिमेट ये है कि बजट डेफिसिट जो है वो फिर से 8% के लगभग पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।